Hello students, good morning. How are you? तो हमने पिछले कालांश में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया और अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट है सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ सामान्यकालीन शक्तियों का मतलब है शांति काल में जिन शक्तियों का राष्ट्रपति उपयोग करता है उन शक्तियों को सामान्यकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है, जिनको हम 5 शीर्षकों के अंतर्गत जानेंगे। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसमें नंबर 1 जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति अथवा प्रशासनिक शक्ति। तो प्रशासनिक शक्ति कह दो चाहे कार्यपालिका शक्ति कह दो, इसको भी हम 4 बिंदुओं में देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 53 यहाँ पर जैसा कि हमने पहले से पढ़ा है, संविधान का अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। निहित होती है जिसका प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो एक तो कार्यपालिका शक्तियां अथवा प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उनमें पहला बिंदु हम बढ़ाएंगे प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति। पदाधिकारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण बात है। यह बात आपको समझनी होगी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है, देश के प्रमुख पदाधिकारियों की वो नियुक्ति करता है। तो अब देखते हैं किन किन की वो नियुक्ति करता है। देश का राष्ट्रपति सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री के कहने पर या परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की वो नियुक्ति करता है। इसके बाद वह देश के महान्यायवादी
तो यहाँ पर महान्यायवादी और आ जाएगा, महान्यायवादी। फिर अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक की वो नियुक्ति करता है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, विदेशों में वह राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो सबसे मूल शॉर्ट रूप में अगर राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति का पहला बिंदु प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति में वो इन लोगों की नियुक्ति करता है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों के अलावा वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। अब नंबर 2 कार्यपालिका शक्ति का नंबर 2 बिंदु है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को शासन के संचालन में भी प्राप्त हैं। तो शासन संबंधी संचालन संबंधी शक्तियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों के वितरण करने की उसकी शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी हैं मुख्य कर्मचारी उनकी नियुक्ति के बारे में उसको शक्ति प्राप्त है। तो ऐसी शक्ति उसकी शासन संचालन संबंधी शक्ति है। शासन संचालन संबंधी शक्तियों में वो क्या करता है देखेंगे, एक अच्छा प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। तो यह आपको महत्वपूर्ण रूप से इतनी आनी चाहिए। और साथ ही साथ वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण करता है। अब है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति या वैदेशिक क्षेत्र के संबंध में शक्ति या शक्तियां। तो जैसा कि हमने देखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। तो भारतीय संघ का वो क्या वैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्रों में देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशों से संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। तो ये आपको समझना है वैदेशिक क्षेत्र के संबंध में जो शक्तियां हैं तो वो देश का क्या है, भारतीय संघ का वो वैधानिक प्रधान है। और वैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है और विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाली जो संधियां वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। अब है अगला चौथा बिंदु, सैनिक क्षेत्र में शक्तियां। सैनिक क्षेत्र में शक्तियां, इस बिंदु को भी हमें देखना है। जैसा कि छोटी कक्षाओं में जहां पर सरकार से संबंधित जो अध्याय हैं उनमें यह प्रश्न सदा से ही चलता रहा है कि देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो ये देखेंगे राष्ट्रपति
देश की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है। तो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान सेनापति होता है। परंतु सिद्धांत के रूप में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के बावजूद भी इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अंतर्गत ही कर सकता है। अतः राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता और न ही सेना का प्रयोग कर सकता। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से देखनी है कि कार्यपालिका जो शक्तियां हैं अथवा प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार वह सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है और विदेश में राजदूतों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दूसरा बिंदु था शासन संचालन के संबंध में शक्तियां संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वो कौन बुलाता है? देश का राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वो वितरण करता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति है और भारतीय संघ का वैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्रों में देश का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। वो राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशों से आने वाले राजदूतों को प्रमाण पत्र देता है एवं विदेशों से जो संधियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। सैनिक क्षेत्र में हमने देखा तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, परंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के दायरे में रहकर ही कर सकता है। अतः राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता और न ही सेना का प्रयोग कर सकता। अब राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के बारे में हम देखेंगे। विधायी शक्ति को भी हम 4 बिंदुओं में बांटेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति और सामान्यकालीन शक्ति नंबर 2। सामान्यकालीन शक्ति नंबर 2, शक्ति नंबर 2 है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां, तो जैसा कि हमने गत दिनों में देखा कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जो संसद है उसका क्या होता है? अभिन्न अंग। कितनी बार ये प्रश्न हमारे आ गया कि वो संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं और संविधान के अनुच्छेद 79 79 में राष्ट्रपति है वो संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। तो सबसे पहला इसका बिंदु होगा विधायी क्षेत्रों का प्रशासन। इसका पहला बिंदु है विधायी क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए ये राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में अनुच्छेदों के साथ साथ अधिकांश प्रश्न बिंदुवार चलते हैं। बिंदु जब क्रम से चले तो प्रश्न में मार्क्स लाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर के क्वेश्चन में हमने करीब 50 से अधिक बिंदुओं का अध्ययन किया है। तो 50 जो बिंदु हैं उनमें से अगर हम 40 बिंदुओं के अंतर्गत या 35 बिंदुओं के अंतर्गत अगर प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्न लिखने में काफ़ी सहायता मिलती है, प्रश्न बड़ी तेजी से लिखा जा सकता है। तो विधायी क्षेत्रों का प्रशासन सबसे पहली विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी जो शक्ति है उसमें वह संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। तो वह संसद का क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है। प्रश्न हो गया राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। अधिवेशन बुलाता है।
एवं अधिवेशन को समाप्त भी करता है। तो महत्वपूर्ण रूप से विधायी क्षेत्रों के प्रशासन में राष्ट्रपति और संसद का अधिवेशन बुलाता है एवं अधिवेशन को क्या करता है, समाप्त करता है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ऐसा देश में अब तक 9 बार हो चुका है कि राष्ट्रपति है उसने संसद को लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व है उसके कार्यकाल से पूर्व ही क्या कर दिया, भंग कर दिया। अगला बिंदु है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। महत्वपूर्ण बिंदु है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। करने की शक्ति दोबारा रिपीट हो रहे बिंदु। देश का राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, पर्यावरण एवं खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है, मनोनयन करता है। और साथ ही साथ वो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। कैसे 2 सदस्यों का, आंग्ल भारतीय सदस्यों का, जिनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या था, आंग्ल था, अंग्रेज था, क्रिश्चियन था, ब्रिटेन वासी था, जिन्हें आंग्ल भारतीय के नाम से जाना जाता है। ऐसे 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। कब करता है, जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो। तो ये था सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। और नंबर 3 जो बिंदु हमारा है वो है उसकी विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति। यहाँ पर फिर नाम आया विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति। निषेधाधिकार की शक्ति, अंग्रेजी में इसे वीटो बोलते हैं। तो इसको आपको समझना है। कानून निर्माण का कच्चा प्रारूप विधेयक कहलाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। तो साधारण विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिए हो, पास कर दिए हो, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो वह साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के किसी भी सदन को वापस लौटा सकता है, परंतु राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन पुनः अगर उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दें तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। तो यह था विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। हमारे प्रश्न ये आ जाए, विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति किसे प्राप्त है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो उसको रोक सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अगली शक्ति है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन जो शक्ति है वो नंबर 4
किसकी 4 नंबर? विधायी शक्ति की 4 नंबर वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्तियां जो भी उसे प्राप्त हैं, वित्तीय शक्तियां नंबर 4 को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर विधायी शक्ति का चौथा बिंदु पढ़ना होगा, और वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति महत्वपूर्ण बात है। यहां पर संविधान का अनुच्छेद 123 लग जाता है। अनुच्छेद 123 समझना है इसको आपको। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय हो सकता है, अंतराल हो सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की अति आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश है वो अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी होंगी। 6 महीने के भीतर या तो अध्यादेश है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा पारित करके कानून का रूप दिया जाएगा, अथवा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये अपना अध्यादेश है वो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला हमारा बिंदु है यानी वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति जो है नंबर 3 पर लेंगे हम इसको, वित्तीय शक्ति। ये वित्तीय शक्ति जैसा कि देश का राष्ट्रपति है, वो देश की जो सिंचित निधि है उस पर उसका अधिकार होता है। साथ ही साथ सिंचित निधि के साथ ही साथ वह प्रतिवर्ष आय और व्यय का लेखा जोखा बजट है वो संसद में प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति है उसकी अनुमति के बगैर कोई भी वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है ये आई है कि जो देश का राष्ट्रपति है उसकी अनुमति के बगैर कोई भी वित्त विधेयक है वो सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये वित्तीय शक्तियां होगी। और अगली जो सामान्यकालीन शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। नंबर 4 यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति की चर्चा जब हम करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो नियुक्ति करता है। साथ ही साथ उसके पास एक शक्ति और प्राप्त है जिसे बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। वह सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को समाप्त कर सकता है, कम या उसमें परिवर्तन कर सकता है, तो उसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो खास तौर पर जो 4 नंबर उसकी सामान्यकालीन शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। और न्यायिक शक्ति में वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ सजा प्राप्त व्यक्ति की को क्षमादान भी दे सकता है। तो यह थी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। 4 शक्तियों के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया। सबसे पहली थी कार्यपालिका शक्ति अथवा प्रशासनिक शक्ति। दूसरी शक्ति थी उसकी विधायी शक्ति, जिसके दोनों के ही 4-4 बिंदु हमने पढ़ लिए। कार्यपालिका शक्ति के रूप में 4 बिंदु और विधायी शक्ति के रूप में हमने 4 बिंदु का अध्ययन किया। और तीसरी शक्ति हमने पढ़ी वित्तीय शक्ति और चौथी शक्ति हमने पढ़ी न्यायिक शक्ति। अब महत्वपूर्ण रूप से यह शक्तियां हुई राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और सामान्यकालीन शक्तियों के बाद में 2 नंबर पर आती है संकटकालीन शक्तियां। तो संकटकालीन राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। संकटकालीन जो शक्तियां हैं वो 3 हैं। संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की शक्ति नंबर थी 1 या शक्ति सामान्यकालीन शक्ति। और अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां। अब इन संकटकालीन शक्तियां
जो भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो 3 है। नंबर फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। मूल संविधान में एक नया नाम और था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भी संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के रूप में 25 जून 1975 में यह आपातकाल देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया, परंतु बाद में भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां, यह याद रखना आपको, 44वां संविधान संशोधन। तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन किया और इसके अंतर्गत अब 352 का जो प्रयोग है वो लगाने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई। नंबर फर्स्ट, बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही धारा 352 का प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं किया जा सकता। बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही 352 का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, तीन सौ 52 के अंतर्गत लगाए गए आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 3, आपातकाल लागू होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से आपातकाल की स्वीकृति होनी चाहिए। इसमें एक प्रश्न और है, प्रति 6 माह बाद संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है। संसद हर 6 महीने से आपातकाल को स्वीकृति देती है तो आगे चलता रहता है। नंबर 4, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से आपातकाल को
समाप्त कर सकते हैं। यह इसमें 4 शर्तें हैं और 44वें संविधान संशोधन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने लागू की, ताकि कोई भी सरकार है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अनुच्छेद 352 का प्रयोग न करे। तो अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन जो शक्तियां हैं उसका नंबर भाग 2 पढ़ेंगे हम, और वो है संविधान का अनुच्छेद 356। संविधान का अनुच्छेद 356 संविधान के अनुच्छेद 356 जिसमें राज्यों में संवैधानिक आपात का लागू है। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि राज्यों में वैधानिक या संवैधानिक आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू की जाती है? 356। या प्रश्न यह आ जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 है। अब इसको समझना, आपको सीधा मौखिक रूप से मैं बता रहा हूं कि जब किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा हो और उस राज्य के राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तो वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो एक बात तो आपको यहाँ पर यह सीखनी होगी कि राज्य में जो राज्यपाल का पद होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो राज्य में राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है और वो राज्य के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को देता रहता है। जब राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, संविधान के कानूनों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो उस राज्य का जो उस देश का जो राष्ट्रपति है वो धारा 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लागू कर देता है। आपातकाल राज्य में जब भी लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास चली जाती है? संसद के पास चली जाती है। इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इसको स्वीकृति देवें और यह आपातकाल अधिक से अधिक कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता? 3 वर्ष। 3 वर्ष के भीतर है फिर पुनः उस राज्य में चुनाव करने आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा है कि बिहार राज्य है उसमें सर्वाधिक धारा 356 का प्रयोग किया गया। धारा 356 के बारे में अनेकों प्रश्न हैं। भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है 356। धारा 356 का प्रयोग केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग करने के लिए दुरुपयोग के रूप में करती है। इस अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1959 में किया गया। कौन से राज्य में किया गया? केरल राज्य में। केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की नंबूदरी पाद की जो सरकार थी उसे जो 1957 में निर्वाचित हुई थी, तत्कालीन केंद्र की जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने 1959 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो यह भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है धारा 356 और इसके अंतर्गत राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब है नंबर 3, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति नंबर 3 और वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो आज तक देश में लागू ही नहीं हुआ है और इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति को
इस बात का विश्वास हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की जो वित्तीय साख है वो दांव पर है, तो किसी भी क्षेत्र में या संपूर्ण देश में संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकती है। परंतु आज तक देश में राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट होने के कगार पर हो जाती है अथवा वित्तीय साख को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग करता है। अब क्या है कि ये शक्तियां तो पूरी हो गई, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रश्न पूरा हो गया और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी पूरा हो गया, परंतु प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों की समालोचनात्मक व्याख्या करो। तो इसमें समालोचना में देखो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है और संस्थात्मक शासन प्रणाली जिस भी देश में होती है वहां पर शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। इसलिए भारत का राष्ट्रपति मात्र और मात्र क्या है, संवैधानिक प्रधान है, वो औपचारिक प्रधान है, वो नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा जिन भी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार की जाती हैं। हालांकि उन्हें कुछ संविवेक शक्तियां भी प्राप्त हैं, चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। संविवेक शक्तियों में जब भी लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति किसी भी बड़े दल के नेता को क्या कर सकता है, सरकार बनाने की क्या कर सकता है, यानी अनुमति दे सकता है, वो उसकी संविवेक शक्ति है। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ। अब हम अगला टॉपिक है वो भारतीय जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारी कार्यपालिका पूरी होगी। हालांकि थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, समय अभाव के कारण है हम राष्ट्रपति तक ही सीमित रहेंगे। धन्यवाद।